प्रकाश संश्लेषण शायद प्रकृति में सबसे बेहतरीन ढंग से निर्मित घटनाओं का क्रम है। जैविक जगत में इन जटिल रासायनिक घटनाओं का यह क्रम सभी जीवन रूपों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह मुख्य रूप से दो भागों में बंटा होता है, प्रकाश अभिक्रियाएं और अंधकार अभिक्रियाएं। यहाँ हम प्रकाश अभिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन की तुलना एक रिले दौड़ से करेंगे। यह वीडियो आपको सबसे सटीक जानकारी एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसकी जटिलता के कारण प्रकाश अभिक्रियाओं के बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। यह वीडियो उन अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट और स्पष्ट बनाने की कोशिश करता है। नमस्कार सभी को, मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउडेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, ऑक्सीजनिक और अनोनक्सीजनिक। लेकिन इन दोनों प्रकार के प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है? ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जबकि अनोनक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता। ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया, हरे पौधों और शैवाल के अंदर देखा जाता है, जबकि अनोनक्सीजनिक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण आदिम प्रकाश संश्लेषी जीवों जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया में देखा जाता है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण के दो प्रकार हैं। जब हम केवल प्रकाश संश्लेषण कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण से होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इसका बहुत महत्व है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया को दो प्रकार की अभिक्रियाओं में बांटा जा सकता है, प्रकाश आश्रित या प्रकाश अभिक्रियाएं और प्रकाश स्वतंत्र या अंधकार अभिक्रियाएं। प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सीधे प्रकाश पर निर्भर करती हैं। ये अभिक्रियाएं प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण करती हैं। एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसी भी कोशिका के लिए रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये जीवन की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा है। दूसरा उत्पाद NADPH या रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट किसी भी कोशिका के लिए मुख्य रिड्यूसिंग पावर का स्रोत है। प्रकाश स्वतंत्र या अंधकार अभिक्रियाओं में प्रकाश अभिक्रियाओं में बने ATP और NADPH का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में था, अब वह ठोस जैविक यौगिकों में स्थिर हो जाता है। उदाहरण के लिए पौधों में बनने वाला ग्लूकोज। इसलिए इस प्रक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण कहा जाता है। अंधकार अभिक्रियाओं को कैल्विन चक्र भी कहा जाता है, जिसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही इन अभिक्रियाओं को अंधकार अभिक्रियाएं कहा जाता है, वे सामान्यतः प्रकाश में ही होती हैं, क्योंकि इन्हें प्रकाश अभिक्रियाओं के उत्पादों यानी ATP और NADPH की आवश्यकता होती है। यहाँ अंधकार शब्द केवल यह दर्शाता है कि इन अभिक्रियाओं में प्रकाश सीधे शामिल नहीं है, लेकिन वास्तव में ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर करती हैं। प्रकाश अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट की ग्रैनल और स्ट्रोमल थाइलकॉइड झिल्लियों में होती है, जबकि अंधकार अभिक्रियाएं स्ट्रोमा में होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का तरल मैट्रिक्स है। यदि आप क्लोरोप्लास्ट की संरचना और घटकों से अधिक परिचित नहीं हैं, तो मैं आपको दृढ़ता से सलाह देता हूं कि आगे बढ़ने से पहले प्रकाश संश्लेषण व्याख्यान श्रृंखला के पहले भाग पर वापस जाए। प्रकाश अभिक्रियाओं को प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं या हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1929 में रॉबर्ट हिल ने खोजा था। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, यह ग्रैनल और स्ट्रोमल थाइलकॉइड झिल्लियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण व्याख्यान के पहले भाग में हमने प्रकाश तंत्रों के बारे में और यह कैसे प्रकाश ऊर्जा प्रत्येक प्रकाश तंत्र के अभिक्रिया केंद्र में विशेष जोड़ी क्लोरोफिल A अणु तक पहुंचती है, यह सीखा था।
इस वीडियो में हम प्रकाश अभिक्रियाओं में शामिल आगे के चरणों को देखेंगे, यानी जब हमारी विशेष जोड़ी क्लोरोफिल ए अणु को प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बाद क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अणुओं की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रेरित करती है और इसे जानना काफी रोचक है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिले दौड़ में एक धावक से दूसरे धावक को बैटन पास करना। मैदान में कई धावकों के हाथों से होते हुए बैटन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण में बैटन इलेक्ट्रॉन है। अब आइए प्रकाश संश्लेषण के मैदान में मौजूद खिलाड़ियों से परिचित हों। असल रिले दौड़ के मामले के विपरीत यहाँ हमारे प्रकाश संश्लेषणीय रिले दौड़ में कुछ खिलाड़ियों को दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें बस बैटन को अपने पास खड़े अगले खिलाड़ी को ऐसे ही पास करना होता है। यहाँ का मैदान थायलकॉइड झिल्ली है। आइए थायलकॉइड लिपिड द्विस्तरीय झिल्ली को और करीब से देखें। अधिकांश खिलाड़ी दो अलग अलग प्रकार के प्रकाश तंत्रों से संबंधित हैं, प्रकाश तंत्र 2 या PSII और प्रकाश तंत्र 1 या PSI। PSII मुख्य रूप से ग्राना थायलकॉइड्स के घने क्षेत्रों में स्थित होता है। PSI स्ट्रोमल थायलकॉइड झिल्लियों में और ग्राना के उन किनारों पर पाया जाता है जो स्ट्रोमा के संपर्क में होते हैं। यहाँ इस चित्र में मैंने इन्हें पास पास दिखाया है ताकि समझाना आसान हो सके। PSII में एक ऑक्सीजन विकसित करने वाला कॉम्प्लेक्स भी होता है जो पानी को H+ आयनों या प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित करने में मदद करता है। PSII में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विशेष जोड़ा क्लोरोफिल ए अणु है जिसे P680 कहा जाता है। यहाँ P का अर्थ है पिगमेंट और 680 का मतलब है 6H नैनोमीटर। यह वह तरंग दैर्ध्य है जिसे यह विशेष जोड़ा क्लोरोफिल ए अणु सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित करता है। PSII का अगला सदस्य फियोफाइटिन अणु है। फियोफाइटिन एक क्लोरोफिल ए अणु है जिसमें केंद्रीय मैग्नीशियम आयन नहीं होता। PSII से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण घटक है और वह है प्लास्टोक्विनोन। PSII और PSI के बीच एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगला घटक प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन वाहक हैं। इसका मतलब है कि वे इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकते हैं, कुछ दूरी तक ले जा सकते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य स्वीकारक को सौंप सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रिले दौड़ में धावक बैटन सौंपता है। प्लास्टोक्विनोन एक वसा घुलनशील प्रोटीन है और थायलाकॉइड झिल्ली में PSII और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बीच चलता है, जबकि प्लास्टोसाइनिन एक जल घुलनशील प्रोटीन है और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और PSI के बीच ल्यूमेन में चलता है। PSI में क्लोरोफिल ए अणु की एक विशेष जोड़ी मौजूद होती है और इसे P700 कहा जाता है। फिर से P का अर्थ है पिगमेंट और 700 का मतलब है 700 नैनोमीटर। यह वह तरंग दैर्घ्य है जिसे PSI में मौजूद क्लोरोफिल ए की यह विशेष जोड़ी सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है। याद रखें, PSII में P700 की जगह P680 था। PSII और PSI के रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए अणुओं की विशेष जोड़ी अपने प्रकाश अवशोषण अधिकतम में भिन्न होती है क्योंकि उनके प्रोटीन वातावरण में अंतर होता है। P700 के अलावा PSI में अगला घटक A0 होता है जो एक परिवर्तित क्लोरोफिल अणु है। PSI के बाहर अगला घटक फेरिडॉक्सिन होता है जो एक छोटा आयरन सल्फर जल में घुलनशील प्रोटीन है जो स्ट्रोमा में पाया जाता है और फेरिडॉक्सिन के बाद एक बड़ा एंजाइम होता है जिसे फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेस या FNR कहा जाता है। FNR मुख्य रूप से स्ट्रोमा में पाया जाता है और कभी कभी थायलकॉइड झिल्ली से ढीले या कसकर जुड़ा हुआ होता है। यह भी बताया गया है कि FNR क्लोरोप्लास्ट एनवेलप की भीतरी झिल्ली से जुड़ा हुआ पाया जाता है। एक और एंजाइम भी है जिसे ATP सिंथेज कहा जाता है। ATP सिंथेज स्ट्रोमल थायलकॉइड्स या स्ट्रोमा लैमेलाए में और साथ ही ग्राना थायलकॉइड्स के किनारों पर भी देखा जाता है। ये एंजाइम इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में शामिल नहीं है,
इसके बजाय यह ल्यूमेन से स्ट्रोमा में H+ आयन या प्रोटॉन स्थानांतरित करता है और प्रोटॉन मोटिव फोर्स का उपयोग करके एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले कॉम्प्लेक्स द्वारा जल के विखंडन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन P680 को दिया जाता है, जिसे फिर एक एक करके सभी घटकों को पास किया जाता है और अंत में NADP+ तक पहुंचता है, जिससे NADPH का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दिशा PSII से PSI की ओर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह पहला फोटो सिस्टम जहां प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत होती है उसे PSII क्यों कहा जाता है और बाद वाले को PSI क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण है। दरअसल दूसरा वाला पहले खोजा गया था, इसलिए उसे PSI नाम दिया गया। ठीक है, अब हम अपने इलेक्ट्रॉन प्रवाह की चर्चा पर वापस आते हैं। हम एक अणु से दूसरे अणु तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत के लिए आप मान लीजिए कि मैंने हरे पत्ते के एक टुकड़े से क्लोरोफिल ए अणुओं को अलग कर लिया है। क्लोरोफिल वसा में घुलनशील रंग द्रव्य होते हैं, इसलिए मैंने क्लोरोफिल ए अणुओं को निकालने के लिए एक जैविक विलायक, उदाहरण के लिए एथेनॉल का उपयोग किया और अब मेरे पास एक शंक्वाकार फ्लास्क है जिसमें क्लोरोफिल ए अणु एथेनॉल में घुले हुए हैं। क्लोरोफिल ए अणु में इलेक्ट्रॉन अपने आणविक कक्षाओं में इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि अणु की ऊर्जा न्यूनतम होती है और इस अवस्था में इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। जब एक फोटॉन अणु से टकराता है तो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों में से एक को स्थानांतरित हो जाती है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा में कूद जाता है। इस अवस्था में क्लोरोफिल ए अणु को उत्तेजित कहा जाता है। उत्तेजित अवस्थाएं अस्थिर होती हैं और वे प्रकाश के उत्सर्जन के द्वारा फिर से ग्राउंड स्टेट में लौट आती हैं, जिसे फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ध्यान दें कि यह घटना उन पृथक क्लोरोफिल ए अणुओं में देखी जाती है जो जैविक विलायकों जैसे एथेनॉल में घुले होते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, जब पत्तियों को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल ए अणु भी उत्तेजित हो जाते हैं, तो फिर पत्तियां फ्लोरेसेंस क्यों नहीं दिखाती? दिलचस्प बात यह है कि पत्तियों में मौजूद हमारे क्लोरोफिल ए अणु ग्राउंड स्टेट में लौटने के लिए फ्लोरेसेंस का रास्ता नहीं अपनाते। यह एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है और यही प्रकाश संश्लेषण की कुंजी है। और वह क्या है? यहाँ है विशेष जोड़ी क्लोरोफिल ए अणु P680 PSII में। प्रकाश को अवशोषित करके यह उत्तेजित हो जाएगा। हमारा क्लोरोफिल ए अणु अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपनी ऊर्जा बाहर निकालेगा। अलग थलग क्लोरोफिल ए अणुओं के मामले के विपरीत जब यह फोटो सिस्टम के अंदर होता है तो विशेष जोड़ी क्लोरोफिल ए अणु के पास एक प्राथमिक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता मौजूद होता है। यह प्राथमिक स्वीकर्ता इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर लेता है और इसी वजह से पत्तियां फ्लोरेसेंस नहीं दिखाती। PSII में विशेष जोड़ी क्लोरोफिल ए अणु के पास जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है वह फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन विशेष जोड़ी क्लोरोफिल ए अणु से आने वाले उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। अब क्लोरोफिल ए अणु पर एक धनात्मक आवेश आ जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों क्लोरोफिल ए अणु को फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने से पहले सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्तेजित होना चाहिए? दूसरे शब्दों में, क्यों फियोफाइटिन एक ग्राउंड स्टेट में मौजूद क्लोरोफिल ए अणु से इलेक्ट्रॉन स्वीकार नहीं कर सकता? इसे समझने के लिए आइए थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखते हैं। चिंता मत कीजिए, ये सरल है। यहाँ P680 जो कि PSII का विशेष जोड़ी क्लोरोफिल ए अणु है, ग्राउंड स्टेट में है। अब मान लीजिए कि P680 एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और P680+ बन जाता है। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। P680 के P680+ बनने की प्रवृत्ति को उसका ऑक्सीकरण संभावित ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। आइए यहाँ एक अक्ष खींचते हैं जो वोल्ट्स में मानक ऑक्सीकरण संभावित को दर्शाता है।
इस अक्ष के साथ ऊपर की ओर ऑक्सीकरण संभावित बढ़ता है। कुछ लोकप्रिय पाठ्य पुस्तकों में आप इस अक्ष पर मानक अपचयन संभावित रिडक्शन पोटेंशियल्स भी देख सकते हैं। असल में ऑक्सीकरण संभावित और अपचयन संभावित के मान समान होते हैं, बस उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। मैंने यहाँ ऑक्सीकरण संभावित को चुना है ताकि समझाना थोड़ा आसान हो सके। तो हमारे P680 P680 प्लस रेडॉक्स जोड़ी का मानक ऑक्सीकरण संभावित -1.1 वोल्ट है। अब आइए उस स्थिति पर विचार करें जब P680 पर प्रकाश पड़ता है। यह उत्तेजित हो जाता है, जिसे P680 स्टार के रूप में दर्शाया जाता है। अगर P680 स्टार एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह P680 प्लस बन जाता है। अब हम एक नई रेडॉक्स जोड़ी पर विचार कर रहे हैं, P680 स्टार P680 प्लस। इस जोड़ी का ऑक्सीकरण संभावित 0.7 वोल्ट है। याद रखें, जिसका ऑक्सीकरण संभावित अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। दूसरे शब्दों में वे बेहतर अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इस मामले में बेहतर अपचायक कौन है, P680 या P680 स्टार? स्पष्ट रूप से P680 स्टार बेहतर अपचायक है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण संभावित अधिक है। अब आइए फियोफाइटिन पर विचार करें, जो PSII में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन स्वीकरता है। P680 तारे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर फियोफाइटिन माइनस बन जाता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। यह फियोफाइटिन माइनस और फियोफाइटिन एक और रिडक्स युगल है। इसकी ऑक्सीकरण क्षमता 0.6 वोल्ट है। पैमाने पर ऊपर की प्रजाति नीचे की प्रजातियों को कम कर सकती है। तो फिर फियोफाइटिन को फियोफाइटिन माइनस में कौन घटा सकता है, P680 या P680 तारा? और हाँ, इसका उत्तर P680 तारा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण क्षमता फियोफाइटिन रिडक्स युगल की तुलना में अधिक है। P680 फियोफाइटिन को कम नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण क्षमता फियोफाइटिन युगल की तुलना में कम है। अतः प्रकाश के बिना P6OH प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू करने के लिए फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन देने में असमर्थ है। अद्भुत रूप से सूर्य यह महान कार्य करता है, P680 को P680 तारा में उत्तेजित करके, जिससे इसकी ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ जाती है और यह फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम हो जाता है। ये प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। अब एक समस्या है, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन तक पहुंच गया है, लेकिन P680 अब P680 प्लस बन गया है। इसे वापस P680 यानी ग्राउंड स्टेट रूप में आना है। इसके लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इलेक्ट्रॉन पानी से आएगा, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है। एक पानी का अणु 2H प्लस आयन एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 इलेक्ट्रॉनों में विभाजित हो जाएगा। असल में पानी को विभाजित करना आसान प्रक्रिया नहीं है। अगर हम लैब में पानी को विभाजित करना चाहें तो हमें तेज विद्युत धारा या लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हमारे पौधे की कोशिका में PSII में ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला कॉम्प्लेक्स यह कार्य फोटोनों की ऊर्जा का उपयोग करके करेगा। पानी के इस प्रकाश निर्भर विभाजन को फोटोलाइसिस कहा जाता है। एक पानी के अणु के विभाजन से बना ऑक्सीजन परमाणु अब ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले कॉम्प्लेक्स के भीतर है। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला कॉम्प्लेक्स ल्यूमेन की ओर स्थित होता है, इसलिए थाइलाकॉइड का ल्यूमेन ही पानी के ऑक्सीकरण का स्थान है। पानी से निकले इलेक्ट्रॉन P6He प्लस में जाएंगे और P6He प्लस पुनः घटित होकर अपने मूल ग्राउंड स्टेट रूप P6He में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि पानी P680 प्लस को घटित करता है, या दूसरे शब्दों में P680 प्लस पानी का ऑक्सीकरण करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सामान्य परिस्थितियों में पानी का ऑक्सीकरण होना बहुत ही असंभव है, लेकिन P680 प्लस यह कर देता है। इसलिए P680 प्लस को जात सबसे शक्तिशाली जैविक ऑक्सीडेंट माना जाता है। अब देखते हैं कि फियोफाइटिन द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है।
फियोफाइटिन वह इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन या पीक्यू को देता है। इस चरण में पीक्यू स्ट्रॉम से एक H+ आयन स्वीकार करेगा। वास्तव में पीक्यू एक दो इलेक्ट्रॉन स्वीकारक है जो श्रृंखला के अन्य इलेक्ट्रॉन स्वीकारकों से अलग है। तो इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? इसका उत्तर यह है कि अभी अभी हमने जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रक्रियाएं पानी से फियोफाइटिन तक देखी वे सभी एक बार फिर होंगी, यानी प्रकाश P680 को P680 स्टार में उत्तेजित करता है और इसका इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे वह फियोफाइटिन माइनस बन जाता है। उसी समय P680 स्टार P680 प्लस बन जाता है, लेकिन वह तुरंत पानी से दूसरा इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लेता है और वापस P680 यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। फियोफाइटिन वह इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन या PQ को देता है और फिर PQ अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यह एक दूसरा प्रोटॉन भी स्वीकार करता है जो स्पष्ट रूप से स्ट्रोमा से आता है। संक्षेप में PQ दो इलेक्ट्रॉन और दो H+ आयन प्राप्त करता है और अब यह हाइड्रोक्विनोन PQH2 बन जाता है। कई लोकप्रिय पाठ्य पुस्तकों और आरेखों में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जोड़े में चलते हैं। असल में ऐसा नहीं है। P680, फियोफाइटिन और अन्य सभी इलेक्ट्रॉन वाहक सिवाय PQ के एक इलेक्ट्रॉन वाहक हैं। इन वाहकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं चलते, बल्कि दो बार एक एक करके चलते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। PQ एक मोबाइल वाहक है और यह हाइड्रोक्विनोन के रूप में साइटोक्रोम तक जाता है। हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके साइटोक्रोम P6F कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्लास्टोसाइनिन या PC को सौंपता है। जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्विनोन से PC को जाता है तो एक H+ आयन थाइलकॉइड ल्यूमेन में मुक्त होता है। याद रखिए कि PQ ने फियोफाइटिन से दो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते समय स्ट्रोमा से दो H+ आयन भी स्वीकार किए थे। अब जब यह इन इलेक्ट्रॉनों को खोता है तो H+ आयन भी मुक्त होते हैं, लेकिन वे स्ट्रोमा में वापस नहीं जाते बल्कि थाइलकॉइड ल्यूमेन में चले जाते हैं। इन H+ आयनों के अलावा दो और H+ आयन भी स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप किए जाते हैं। ये दो अतिरिक्त H+ आयन क्यों पंप किए जाते हैं? इसका कारण यह है कि PQH2 से PC तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम के माध्यम से होता है, जो एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसे Q चक्र कहा जाता है। और Q चक्र को पूरा करने के लिए स्ट्रोमा से दो H+ आयनों का अवशोषण आवश्यक होता है और फिर ये H+ आयन ल्यूमेन में मुक्त हो जाते हैं। मैं Q चक्र को एक अन्य वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ वास्तव में 4 H+ आयन स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड ल्यूमेन में पंप किए जाते हैं, जब PQ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को PC तक स्थानांतरित करता है। पानी के फोटोलाइसिस से मिलने वाले दो H+ आयनों के साथ मिलाकर अब ल्यूमेन में कुल 6 H+ आयन हो जाते हैं। यह थाइलाकॉइड झिल्ली के पार स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच H+ आयनों का सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा। इसका मतलब है कि स्ट्रोमा में H+ आयनों की कमी है, जबकि ल्यूमेन में अधिकता है। फिर H+ आयनों के सांद्रता प्रवणता का उपयोग एंजाइम ATP सिंथेज द्वारा ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन कैसे? थाइलाकॉइड ल्यूमेन में H+ आयनों का जमाव थाइलाकॉइड झिल्ली के पार एक केमियोस्मोटिक पोटेंशियल उत्पन्न करता है। इसी कारण H+ आयन वापस स्ट्रोमा में जाते हैं, जिससे ATP सिंथेज चलता है। वास्तव में ATP सिंथेज एक मशीन है। हाँ, यह एक आणविक मशीन है जिसे दुनिया का सबसे छोटा रोटरी मोटर कहा जाता है, जो इसके माध्यम से H+ आयनों या प्रोटॉनों के प्रवाह से काम करती है। दूसरे शब्दों में यह प्रोटॉन मोटिव फोर्स द्वारा चलता है। यहाँ मैंने ATP सिंथेज का एक मॉडल तैयार किया है। यह मुख्य रूप से दो भागों से बना है। एक सिर CF1 जिसमें एंजाइम की उत्प्रेरक साइट होती है जहां ATP बनता है, और एक आधार CF0 जो प्रोटॉन की गति को नियंत्रित करता है। CF0 और CF1 एक रोटरी शाफ्ट द्वारा जुड़े हुए हैं।
प्रोटॉनों का प्रवाह CF0 सब यूनिट्स को घुमाता है, जिससे रोटर शाफ्ट घूमने लगता है। इस घूमते हुए हिस्से के एक हिस्से को ढकने वाली एक और सब यूनिट होती है, जिसे मैंने इस छोटे मॉडल में नहीं दिखाया है, और यह एक अन्य संरचना द्वारा CF1 से जुड़ी होती है। अगर मैं ATP सिंथेज के सिर के ऊपरी हिस्से को काट दूं, तो आप रोटर शाफ्ट को एक छोटे सूचक जैसी संरचना के साथ देख सकते हैं। आधार का घूमना रोटर शाफ्ट को घुमाता है, जिससे सिर के CF1 सब यूनिट्स में संरचनात्मक या रूपात्मक परिवर्तन आते हैं। ये रूपात्मक परिवर्तन ATP अणुओं के निर्माण और मुक्त होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रोटर शाफ्ट का एक पूरा चक्कर 3 ATP अणुओं के निर्माण का कारण बनता है, और एक पूर्ण चक्कर के लिए औसतन 12 H+ आयनों को आधार CF0 सब यूनिट्स से होकर गुजरना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक ATP अणु के निर्माण के लिए 4 H+ आयनों को ल्यूमेन से स्ट्रोमा की ओर ATP सिंथेज से होकर गुजरना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषी फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। यहाँ देखें, सूर्य के प्रकाश द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉन परिवहन की एक श्रृंखला ने प्रोटॉनों के स्ट्रोमा से ल्यूमेन की ओर प्रवास का कारण बना, जिससे थायलकॉइड झिल्ली के पार एक केमियोस्मोटिक पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, जिसने प्रोटॉनों को ल्यूमेन से वापस स्ट्रोमा की ओर ATP सिंथेज के माध्यम से धकेला और ATP के निर्माण का कारण बना। इसका क्या अर्थ है? पौधे की कोशिका ने प्रकाश ऊर्जा को संचित किया है, और वह ऊर्जा ATP में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो गई है। यह ATP फिर से ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट में परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि संग्रहित ऊर्जा को मुक्त किया जा सके। इस पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन रूप इस ऊर्जा विनिमय विधि का उपयोग करते हैं, और इसलिए ATP को जीवन की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो यह केवल बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी नहीं है, बल्कि यह ATP भी है। अब मैं आपको ATP के बारे में एक रोचक तथ्य बताता हूँ। एक औसत मानव शरीर में ATP की मात्रा लगभग 50 ग्राम होती है, लेकिन शरीर की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता लगभग 75 किलोग्राम ATP तक होती है। अगर हमारे शरीर को अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए इतनी मात्रा में ATP ले जाना पड़े, तो हम सब एक बड़े ATP के बोरे जैसे हो जाएंगे। लेकिन सौभाग्य से हमारे शरीर में मौजूद 50 ग्राम ATP को बार बार पुनः चक्रित किया जाता है, ताकि दैनिक ऊर्जा आवश्यकता पूरी हो सके। एक ATP अणु को मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1500 बार पुनः चक्रित किया जाता है। अब आइए इलेक्ट्रॉन परिवहन पर चर्चा पर वापस आते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रॉन PC के पास है। PC थायलकॉइड ल्यूमेन में स्थित है। यह जल में घुलनशील है, इसलिए यह साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और PSI के बीच थायलकॉइड ल्यूमेन के माध्यम से चलता है। PSI में हमारे पास विशेष जोड़ी क्लोरोफिल A अणु है, जिसे P700 कहा जाता है। PSI एक फोटोन प्राप्त करता है, और यह P700 को उसके उत्तेजित अवस्था P700 स्टार में पहुंचा देता है। अब P700 स्टार एक इलेक्ट्रॉन संशोधित क्लोरोफिल अणु A0 को दान करता है, जो कि एक प्राथमिक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है और PSI के रिएक्शन सेंटर के अंदर स्थित है। इस समय P700 स्टार P700+ बन जाता है, और यह प्लास्टोसाइनिन से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके फिर से P700 की ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। PC PSI को छोड़ देता है। अब A0 द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो एक छोटा जल में घुलनशील आयरन सल्फर प्रोटीन है और थायलकॉइड झिल्ली के स्ट्रोमा पक्ष में स्थित है। यह इलेक्ट्रॉन फिर एंजाइम फेरेडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज या FNR के माध्यम से स्थानांतरित होता है और अंततः NADP+ तक पहुंचता है। NADP+ 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन से गुजर सकता है, इसलिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है?
आपको याद होगा कि PQ में से एक इलेक्ट्रॉन अभी भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में है। अब इसे प्लास्टोसाइनिन को सौंपा जाता है। फिर फोटॉन द्वारा उत्तेजित होने के बाद PSI में P700 अणु को दिया जाता है। अब A0 ने एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लिया है और यह इलेक्ट्रॉन फिर रिडॉक्सिन और FNR के माध्यम से NADP+ तक स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रकार NADP+ कुल 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और स्ट्रोमा से एक H+ आयन के साथ मिलकर यह NADPH बनाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि कैसे एक ही जल अणु से 2 इलेक्ट्रॉन एक श्रृंखला के इलेक्ट्रॉन वाहकों के माध्यम से NADP+ तक पहुंचते हैं, जिससे एक NADPH अणु और ATP बनता है।